जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में अगस्त 2024 की पॉलिटी की क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आर्टिकल 239 डबल ए, जो कि रिलेटेड है क्रिएशन ऑफ दिल्ली। तो ये इंसर्ट किया गया था 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस अमेंडमेंट से आया था ये 239 डबल ए। तो 69th अमेंडमेंट एक्ट से आया था और ये स्पेशल स्टेटस देता है दिल्ली को। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट है एक और यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इस जो है अमेंडमेंट को एक तरीके से या इस प्रोविज़न को रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये था बाल कृष्णा कमेटी थी। बाल कृष्णा कमेटी ने रिकमेंड किया था कि स्पेशल स्टेटस दिल्ली को देना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विल हैव एन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस एक्ट के या इस अमेंडमेंट के थ्रू दिल्ली में एक एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा और उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। इस लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये है कि लॉ बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक, एक्सेप्ट याद रखना कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ठीक है, पीपीएल, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, ये जो है तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी इसमें, मतलब कि दिल्ली गवर्नमेंट नहीं बना सकती। अगर कोई भी डिफरेंसेस अगर आते हैं, ठीक है, एलजी या मिनिस्टर्स में, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होगा और मिनिस्टर्स के बीच में अगर कुछ भी कन्फ्यूजन वगैरह होता है, कुछ भी डिबेट होता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इस मैटर को प्रेसिडेंट पास रिकमेंड कर सकता है या मैटर को ले जा सकता है। ऑल्डरमैन का एक टर्म आया है, ऑल्डरमैन। तो ऑल्डरमैन, यहाँ पे ऑल्डरमैन क्या होता है, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में, ठीक है, एमसीडी के। और अगर ऑल्डरमैन बनने के लिए आपके पास स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। उनके पास राइट टू वोट इन एमसीडी मीटिंग्स नहीं होता है, जो भी म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशंस होते हैं दिल्ली में, जो ऑल्डरमैन अपॉइंट नॉमिनेट तो किए जाते हैं, बट इनके पास कोई राइट टू वोट नहीं होता है। एक बार याद रखना कि दे कैन वोट इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, एमसीडी की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें वोट कर सकते हैं पहली मीटिंग में, ठीक है, टू इलेक्ट अ मेंबर ऑफ द कमिटी। चीज़ याद रखेंगे, जो ऑल्डरमैन होते हैं 10 ऑल्डरमैन को नॉमिनेट कर सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है दिल्ली का, वो 10 ऑल्डरमैन जो है अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, एमसीडी में, जिनकी एज एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए और थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली रूल किया है कि पावर ऑफ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है टू नॉमिनेट ऑल्डरमैन इज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी अटैच टू हिज ऑफिस। ठीक है, रिव्यू पटिशन आर्टिकल 137, याद रखना, रिव्यू पटिशन आर्टिकल 137 में यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है अगर लगता है कि कुछ नया डिटेल मिल रहा है या कुछ अगर इम्प्रूव करना है जस्टिस को। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट और ऑर्डर अंडर आर्टिकल 137। तो 137 के अंदर कोर्ट जो है ना इज अलाउड नॉट टू टेक फ्रेश स्टॉक ऑफ द केस बट टू करेक्ट ग्रेव एरर्स दैट हैव रिजल्टेड इन द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो जो भी एरर पहले हुआ होगा, ठीक है, उसको करेक्ट करना जो है होगा, तो इस आर्टिकल के थ्रू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट 137 के अंदर, मतलब अपने जजमेंट को ही रिव्यू कर सकती है और जस्टिस दिलाने के लिए उसको अपने जो है अपने ही डिसीजन को बदल सकती है। ग्राउंड जो है डिस्कवरी ऑफ न्यू इंपॉर्टेंट अगर मैटर या एविडेंस विच वॉज नॉट जो है विद इन द नॉलेज ऑफ पिटिशनर और कुड नॉट बी प्रोड्यूस बाय हिम। ठीक, अब तो यहाँ पे एक ध्यान देंगे कि एक क्यूरेटिव पटिशन में एक टर्म आता है क्यूरेटिव पटिशन। रूपा हुर्रा और अशोक हुर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 2002 में आया था रूपा हुर्रा और अशोक हुर्रा केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मतलब एक तरीके सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉन्सेप्ट खुद लेकर आई थी क्यूरेटिव पटिशन का। क्यूरेटिव पटिशन में क्या होता है, विच कैन बी हर्ड आफ्टर रिव्यू पटिशन इज डिसमिस। देखिए, अगर आपका रिव्यू पटिशन, ठीक है, रिव्यू पटिशन किसी कोई भी केस चल रहा है उससे रिलेटेड कोई रिव्यू पटिशन गया है, ठीक है, और अगर वो डिसमिस कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, तो आपके पास आखिरी जो बोलते हैं रेमेडी, आखिरी फाइनल जो रेमेडी वो बचती है, वो होती है आपकी क्यूरेटिव पटिशन। ठीक है, अवेलेबल अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट। तो फाइनल जजमेंट आपको दे दिया गया, ठीक, सारे प्रोविजंस आपके डिसमिस हो चुके हैं, तो आपके पास सिर्फ बचता है आखिरी वेपन आपके, ठीक है, आपके जजमेंट को एक तरीके से फिर से एनालाइज करने के लिए, वो होता है क्यूरेटिव पटिशन। ठीक, नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नाइन्थ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम या लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। तो नाइन्थ शेड्यूल कंटेन्स लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉ दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड
इन कोर्ट्स एंड वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। ठीक, ध्यान रखेंगे कि इसमें जो भी चीज़ें रखी जाएंगी इस 9 शेड्यूल में, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। ठीक, और इट वाज इंसर्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के समय इसको जो है इंसर्ट किया गया था। ध्यान देंगे कि मोस्ट ऑफ द लॉज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल जो है कंसर्न किससे रिलेटेड है, वो एग्रीकल्चर या लैंड इश्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दैट एनी लॉ विच वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कोर्ट। तो वमन राव का केस आया था, वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रूल दैट के अमेंडमेंट्स मेड आफ्टर, ये इंपॉर्टेंट डेट है, आफ्टर 1973। ठीक, जो भी अमेंडमेंट्स वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो भी अमेंडमेंट्स 24 अप्रैल 1973, ठीक है, के बाद किए जाएंगे 9 शेड्यूल के अंदर, उनको लिखा है कि कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। इसका मतलब है कि अगर कुछ भी अमेंडमेंट्स बिफोर 24 अप्रैल 1970, मतलब अगर 24 अप्रैल 1973 के पहले पहले, ठीक है, बिफोर मैं बोल रहा हूँ, कोई भी अमेंडमेंट किया गया होगा तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बट अगर आप इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स किए गए इस डेट के बाद, तो उनको चैलेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अब ये है SC/ST से रिलेटेड। ठीक, अब इसमें क्या है कि प्रिवेंट कमीशन ऑफ ऑफेंस, ठीक, अगेंस्ट द मेंबर ऑफ, ठीक है, इसमें क्या है कि ऑफेंस को रोकना अगेंस्ट मेंबर ऑफ SC/ST एंड स्पेशल SC/STs। ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस एंड प्रोविजन फॉर रिलीफ रिहेव। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, अक्यूज है वो, जो भी अक्यूज है, जो अगर किसी ने ऑफेंस किया है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो मेंबर ना हो SC/ST का। ठीक है, याद रखेंगे। और ऑफेंसेस जो है वो इंक्लूड हो एम्प्लॉइंग मेंबर्स ऑफ SC/ST फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग। अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है किसी SC/ST को मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए, ठीक है, जो, ठीक है, अगर उसको एम्प्लॉय किया जा रहा है मैनुअल स्कैवेंजिंग में, तो भी इस एक्ट के थ्रू उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। डेडिकेटिंग SC/ST वुमेन टू ड्यूटी। ठीक है, और इसके अलावा ये केस भी आ सकता है और टेम्पल में रोकना, टेम्पल्स इन्वेंट्री रोकना, देवदासी वगैरह ये प्रैक्टिस करना, डिनायल ऑफ कस्टमरी राइट ऑफ पैसेज टू प्लेस पब्लिक रिजॉर्ट में जो है मना करना, वहाँ पे घुसने का देना। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपके SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट में आएंगी। ठीक, और पब्लिक सर्वेंट भी अगर अपनी ड्यूटी नहीं जो है ड्यूटी अपनी नहीं करेंगे, ठीक है, नेग्लेक्ट करेंगे, तो उसको उनको भी हम इस एक्ट के थ्रू पनिशमेंट कर सकते हैं। मतलब अपनी ड्यूटी टूवर्ड्स SC/ST जो भी ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर पब्लिक जो है सर्वेंट नहीं कर रही है अपनी ड्यूटी, तो उसको भी इस एक्ट के थ्रू पनिशमेंट दी जा सकती है। अब आते हैं ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। 2013 में क्या आया, ड्रग्स DPCO, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इसमें क्या है कि सेक्शन 3 ऑफ द इशू किया जाता है, सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। इसका काम ये होता है, इस ऑर्डर का काम ये था टू रेगुलेट ड्रग प्राइसेस बाय लिस्टिंग प्राइस कंट्रोल ड्रग्स प्रोसीजर फॉर प्राइस फिक्सेशन इम्प्लीमेंटेशन मेथड एंड पेनल्टीज फॉर वायलेशन। इंडियन पेटेंट्स एक्ट, याद रखना, पेटेंट जो है एक्सक्लूसिव राइट होता है जो ग्रांट किया जाता है फॉर इन्वेंशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस। ठीक है, अगर किसी ने इन्वेंशन किया किसी प्रोडक्ट का, किसी प्रोसेस का, तो उसे एक्सक्लूसिव राइट मिलता है कि वही सब यूज़ कर सकता है उस प्रोडक्ट को। पेटेंट में क्या होता है, इसमें वैक्सीन भी आती है। इसको गवर्न किया जाता है इंडिया में इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 से। और जिसे भी पेटेंट दिया जाता है तो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करता है, जैसे नॉवेल्टी होना चाहिए, नया होना चाहिए उसका जो भी इन्वेंशन है, नॉन ऑब्वियसनेस है, मतलब थोड़ा अनयूजुअल होना चाहिए, प्रोटेक्ट करता है उसके पेटेंट को वो 20 साल तक प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब 20 साल तक उसको उसके प्रोडक्ट कोई और यूज़ नहीं कर सकता, या उस क्योंकि उसका पेटेंट रहेगा। कंपनीज कैन फाइल पेटेंट इन मल्टीपल कंट्रीज में इसको फाइल किया जा सकता है। और याद रखना कि एक्ट को इंडिया के अंदर एडमिनिस्टर करती है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। इंडियन एक्ट जो है वो अलाइन करती है ट्रिप्स, ठीक, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आ, है एग्रीमेंट, उससे अलाइन करती है अंडर WTO के अंदर ही आता है ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक है, और इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, याद रखेंगे एक सेक्शन 100 है गवर्नमेंट, इसमें यूज लाइसेंसेस से रिलेटेड है। इसमें बोला जाता है कि दैट पेटेंट्स ग्रांटेड डू नॉट इन एनी वे प्रोहिबिट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। तो पेटेंट्स जो है वो जो ग्रांट किया जाता है वो कहीं ना कहीं वो प्रोहिबिट नहीं करती हैं सरकार को कि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेजर्स लेती हैं। ठीक,
रणजीत सिंह वर्सेस ओआरएस एंड ओआरएस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ये, इसमें क्या हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें क्लाइमेट राइट, ठीक है, का ओरिजिन हुआ है कि ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21 एंड 14 से रिलेशन किया है इसको, खासकर आर्टिकल 21 में याद रखना है कि राइट टू क्लाइमेट भी है। तो ये लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑफर्स द राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सोर्सेस ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है डेलिबरेटेड इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आर द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर 21। याद रखेंगे कि रणजीत सिंह ओ आर एस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया है कि राइट टू क्लाइमेट है, ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? एंटीसिपेटरी बेल होता है कि बेल बिफोर द अरेस्ट, ठीक है। पुलिस जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकती है इंडिविजुअल इफ़ द कोर्ट हैज़ ग्रांटेड एंटीसिपेटरी बेल, अगर कोर्ट ने बेल ग्रांट किए हैं तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक। तो आर्टिकल अंडर सेक्शन 438 है सीआरपीसी के अंदर आता है कि एनी इंडिविजुअल हु डिसेंस दैट ही मे बी ट्राइड फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस कैन अप्लाई फॉर, अगर किसी को लगता है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस को अप्लाई कर सकता है, ठीक है, फॉर एंटीसिपेटरी बेल, तो कर सकता है, ठीक है। और ये जो रिफॉर्म किया गया है क्रिमिनल लॉज में, सेक्शन 482 में डाल दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। जैसा मैंने बताया कि ये एंटीसिपेटरी बेल वो होता है बेल बिफोर द अरेस्ट, अरेस्ट करने से पहले ही तुमको बेल मिल जाए, मतलब किसी को आपने अरेस्ट करने ही जा रहे हो, उसने तुरंत ही बेल ले लिया हो कोर्ट से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसको सेफ गार्ड इसलिए दिया जाता है कि फॉर द सेफ गार्ड ऑफ अ पर्सन हु हैज़ फॉल्स एक्यूजेशन और चार्जेस मेड अगेंस्ट, अगर उसके अंदर उसके खिलाफ फॉल्स एक्यूजेशन या चार्जेस आते हैं तो वो यूज़ कर सकता है एंटीसिपेटरी बेल। बेल एक जुडिशियल रिलीज ऑफ एन अक्यूज पर्सन होता है फ्रॉम कस्टडी ऑन द कंडीशन कि वो अपीयर होगा कोर्ट में लेटर डेट में, ठीक। और कॉन्सेप्ट ऑफ बेल आईपीसी सेक्शन 436 है और टू 439 आपका बेल से रिलेटेड है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, सीआरपीसी में। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 75 क्लॉज 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होता है, मतलब कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। देखो लिखा है कि फॉर टेस्टिंग दिस कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा प्रोवाइड पर्टिकुलर मैकेनिज्म मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन आइदर कॉन्फिडेंस, याद रखना कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। एनी लोकसभा एमपी हु कैन गार्नर, अगर कोई भी एमपी अगर 50 सपोर्ट मिल जा रहा है, 50 लोगों को सपोर्ट, तो इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। याद रखना इसको सिर्फ लोकसभा में ही मूव किया जा सकता है, राज्यसभा में ये मूव नहीं होता है। नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो जाता है तो तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, ठीक। अगर गवर्नमेंट जीत जाती है वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो इसका मतलब द, ठीक है, द मोशन जो मोशन डिफीट हो जाता है, गवर्नमेंट रिमेन्स इन पावर, ठीक। गवर्नमेंट अभी तक करीब 27 बार जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था 1963 में। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं? कुछ प्रिविलेजेस होते हैं जो पार्लियामेंट देती है पार्लियामेंट मेंबर्स को, ठीक है। अब देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं? ये राइट्स और इम्यूनिटीज़ होते हैं जो हर एमपी को मिलता है इंडिविजुअली और कलेक्टिवली भी मिलता है, ठीक। और ये दीज राइट्स आर ऑल्सो गिवन टू दोज इंडिविजुअल हु स्पीक, इन ये राइट्स जो होते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वो उनको भी मिलते हैं जो वहाँ पे बोलते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया या यूनियन मिनिस्टर्स हो गए। अगर व्हेन एनी ऑफ दीज राइट्स, जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, अगर उनको राइट्स जो इम्यूनिटीज़ होते हैं, अगर उनको कोई डिसरिगार्ड करता है, ठीक है, नहीं मानता है, ऑफेंस करता है, तो उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंदर पनिश किया जा सकता है अंदर लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। इंडिया डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक लॉ डिफाइनिंग पार्लियामेंट्री, हमारे यहाँ कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं जिसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिफाइन किया जाए। स्पेशल प्रिविलेजेस जो होते हैं आर इंश्राइंड, जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 105 105, जिसमें प्रिविलेज के बारे में, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बताया गया, और स्टेट के अंदर जो स्टेट प्रिविलेजेस बताए गए वो 194 बताया गया। वन ऑफ द प्रिविलेज, एक प्रिविलेज हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है कैन नॉट बी अरेस्टेड इन अ सिविल केस 40 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन। सपोज करो कि पार्लियामेंट का सेशन जो है चालू हो गया, तो 40 दिन पहले, सेशन के 40 दिन स्टार्ट होने से पहले उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है सिविल केस में। और कमेटी मीटिंग, और 40 दिन बाद भी, देखिए जैसे सपोज करिए 40 दिन का मतलब मैं बता रहा हूँ कि 2 जुलाई को पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो गया, तो 2 जुलाई के पहले 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सिविल केस में उसको अरेस्ट कर ही नहीं सकते हो, ये प्रिविलेज है। और मेंबर कैन ऑफ द हाउस कैन रेज क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज विद द कंसेंट ऑफ चेयरमैन और स्पीकर, ठीक। प्रिविलेज कमेटी भी बनाई जाती है, हर एक हाउस में होता है, 15 मेंबर होते हैं लोकसभा में और 10 मेंबर होते हैं इन केस ऑफ राज्यसभा, ठीक।
नॉमिनेटेड बाय स्पीकर और चेयरमैन फ्रॉम टाइम टू टाइम। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी डिस्कस हो चुका है पॉलिटी में। डिलिमिटेशन कमीशन मतलब होता है, डिलिमिटेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग, ठीक है, फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। देखो जैसे सपोज करो कि लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती हैं। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री और कितनी जो है नंबर ऑफ सीट्स होंगी, ठीक है, पूरे स्टेट में, तो ये जो है और कितनी बाउंड्री होगी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये सब डिलिमिटेशन के अंदर आता है और डिलिमिटेशन कमीशन इसको करती है। इसको बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं, ठीक। हाई पावर्ड कमेटी होती है। तो ये जैसे मैंने बताया कि बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट फॉर लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए कॉन्स्टिट्यूंस कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसको कौन फिक्स करता है, डिलिमिटेशन कमीशन। अंडर आर्टिकल 82 याद रखना 82 के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बताया गया। और पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करती बाई लॉ, याद रखना पार्लियामेंट ही डिलिमिटेशन कमीशन को बनाती। अभी तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जा चुका है, 1952, 1963, 1973 और 2002। 20-20 साल के गैप में अराउंड बनता है। अभी केस हुआ था हाल ही में किशोर चंद वर्सेस छगन लाल राठौर। इसमें बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैव द पावर टू रिव्यू द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। सपोज करो डिलिमिटेशन कमीशन ने कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है, कि इतने कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये बॉर्डर है, ये सब सारी चीज़, तो उनके भी ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रिसेंट डिसीजन, ठीक। सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी, देखिए अभी क्या है ना, हाल ही में 7 एक जज कॉन्स्टिट्यूशन जज बैठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और वो था केस था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस दविंदर सिंह एंड अदर्स, ठीक। इसमें बोला गया कि जो सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी है वो परमिसिबल है टू ग्रांट सेपरेट कोटा फॉर मोर बैकवर्ड्स विद इन द एससी कैटेगरी। मतलब इसमें अब सब क्लासिफिकेशन भी एससी में किया जा सकता है कि जो भी और भी बैकवर्ड हैं, ठीक है, विद इन एससी, उनको ज़्यादा जो है छूट या कोटा मिलेगा, ठीक है। और ध्यान देंगे कि कोर्ट ने ये भी बोला है कि एम्पिरिकल डेटा और हिस्टोरिकल एविडेंस से ये चीज़ें की जाएंगी रादर देन जस्ट पॉलिटिकल रीजन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला क्रीमी लेयर जैसे प्रिंसिपल होता है ना ओबीसी के लिए, वैसे अप्लाई एससी एसटी के लिए भी किया जाए। 341 के अंदर 341 क्लॉज 2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द लिस्ट ऑफ एससी, ठीक है। याद रखना शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है ना, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वही अमेंड कर सकता है, ठीक, कुछ चेंज अगर करना है तो। वक्फ क्या होता है, देखो, एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी गिवन इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक, और फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मूव कर सकते हैं, जैसे गाड़ी वाड़ी हो गया, ये सब सारी चीज़ें। इमूवेबल मतलब होता है जैसे लैंड में, जैसे घर वगैरह हो गया, घर बनाया घर जो है, उसको मूव नहीं कर सकते, वो इमूवेबल होता है। तो अगर कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को दिया जा रहा है भगवान के नाम में, भगवान के नाम पे या चैरिटेबल पर्पस के नाम पे, तो उसे हम बाय ए पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम, जो इस्लाम को प्रोफेस करता है, मानता है, तो उस तरीके को, प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वक्फ। इस्लामिक लॉ में वक्फ जो है डेडिकेशन में भी में आइदर इन राइटिंग और oral। अगर किसी को डेडिकेट करना है वक्फ या प्रॉपर्टी, तो वो तो ओरली भी कर सकता है या लिख के भी कर सकता है, ठीक। तो ये यहाँ ध्यान देंगे, अ पर्सन जो है क्रिएटिंग द वक्फ कैन नॉट टेक द प्रॉपर्टी। अगर जो भी वक्फ क्रिएट करता है, मतलब बोलता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी है जो है भगवान के नाम पे हम कर रहे हैं, तो वो वापस नहीं ले सकता फिर, ठीक है। वक्फ शुड बी कंटिन्यूटी जो है एंटिटी वक्फ पास रहेगी। और नॉन मुस्लिम कैन ऑल्सो क्रिएट अ वक्फ, ठीक है, नॉन मुस्लिम भी वक्फ क्रिएट कर सकता है, मतलब प्रॉपर्टी को वो कर सकता है डेडिकेट, बट दो इंडिविजुअल मस्ट प्रोफेस, पर वो जो इंडिविजुअल है वो इस्लाम को जरूर प्रोफेस करना चाहिए उसको, मतलब वो इस्लाम को प्रोफेस करता हो, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द वक्फ हैज़ टू बी इस्लामिक। और जो वक्फ अगर क्रिएट कर रहे हो, जो प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर रहे हो, वो इस्लामिक होना चाहिए। याद रखना वक्फ जो है दिल्ली सल्तनत से एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके अलावा याद रखेंगे कि इंडिया जो वक्फ बोर्ड है, लार्जेस्ट वक्फ बोर्ड है होल्डिंग इन इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट वक्फ होल्डिंग इन द वर्ल्ड, ठीक। वक्फ बोर्ड इज द थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया, ठीक। वक्फ बोर्ड जो हमारे वक्फ बोर्ड है वो तीसरा लार्जेस्ट लैंड ओनर है आफ्टर आर्म फोर्सेज एंड इंडियन रेलवे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी है जो 1964 को स्टैब्लिश की गई थी, स्टेटूटरी बॉडी अंडर वक्फ एक्ट 1954, ठीक है। ये एडवाइजरी बॉडी है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आती है, ठीक है। इसके बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल भी आया था 2024 में। अब इसमें क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट पास भी पावर थोड़ी सी दे दी गई थी। और ये नया एक्ट क्या करेगा, बनाएगा यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट इंपावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 के अंदर इसको मतलब एक तरीके से अमेंड किया गया है। और अब इसमें क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम सीईओ एंड एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द स्टेट वक्फ बोर्ड भी हो सकते हैं। किसके अंदर, ये इसी के अंदर जो हमारा स्टेट वक्फ बोर्ड है उसके अंदर, ठीक है।
बिल जो है मेक करता बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ जो प्रॉपर्टीज है मैंडेटरी, जो भी वक्फ जो प्रॉपर्टी होंगी ठीक उनको का रजिस्ट्रेशन जो है बहुत जरूरी है ठीक, बाय डिस्ट्रिक्ट विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में इसका लेकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्रॉपर्टीज है। एक बात और याद रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द अथॉरिटी टू ऑर्डर ऑडिट्स ऑफ वर्क प्रॉपर्टी, जो भी वर्क प्रॉपर्टीज उनका ऑडिटिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट अब कर सकती है ठीक है, बाई सी लाइक सेंट्रल कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब कैग। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंदर आता है और इसका मतलब ये है कि सेम सेट ऑफ सिविल लॉज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया ठीक है, जो भी सिविल लॉज हैं ठीक है सेम सेट होंगे ऑफ सिविल लॉज एप्लीकेबल टू सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन देयर पर्सनल मैटर्स, सच है जैसे मैरिज में अब कोई भी रिलीजन हो जैसे हिंदू मुस्लिम सिख सबको सबके साथ एक ही सेट ऑफ लॉज अप्लाई होंगे ठीक है। तो मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स रिलेटेड, कस्टडी, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये सब चीज़ ठीक। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 डीपीएसपी में आता है, मैंने बात किया डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अंदर। और डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ आर करंटली गवर्न बाई, अभी करंटली क्या है कि जितने भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह, वो जो है गवर्न किए जाते हैं इन सब से, इन सब जो है जो ये है मैरिज डाइवर्स कस्टडी, ये इनके पर्सनल लॉज हैं, डिफरेंट पर्सनल लॉज। बट एक बार ये आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे, सेम सेट ऑफ लॉज हो जाएंगे। अभी तक सिर्फ ओनली जो स्टेट इन इंडिया है वो है आपका गोवा एट प्रेजेंट, और उत्तराखंड ने भी कर दिया है। इसके बाद फर्स्ट जो स्टेट है आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस गोवा तो बहुत पहले से पुर्तगाल ने किया था। 21st लॉ कमीशन ठीक है ने बोला था कि फॉर्मुलेशन ऑफ यूसीसी नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल ठीक है। पैरा डिप्लोमेसी क्या होती है, पैरा डिप्लोमेसी डील करता है फॉरेन पॉलिसी कैपेसिटी ऑफ सब नेशनल गवर्नमेंट ठीक है। अगर कोई सपोज करे कि हमारा ये इंडिया है तो नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो डील करती है डिप्लोमेसी विद फॉरेन कंट्रीज। अगर कोई स्टेट, सपोज करो कोई स्टेट भी डील कर रही है ठीक है विदाउट दी लाइक प्रॉपर कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसे हम पैरा डिप्लोमेसी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ केरला ने अभी हाल ही में क्या किया, उसने जो है डील किया जो एक्सटर्नल मैटर से रिलेटेड, तो सरकार ने बोला है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ऐसा है जो एक्सटर्नल बाहर से अगर कुछ भी डील करना है तो हम करेंगे, नॉट नॉट यू ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैरा डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी डील विद द फॉरेन कैपेसिटी ऑफ सब नेशनल गवर्नमेंट ठीक है। इट इज़ ऑल्सो मैंने स्टेट डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि अगर स्टेट कर रही है बाहर के किसी कंट्री के साथ डिप्लोमेसी तो उसे हम बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो केरला करती है खासकर। कॉन्टिनेंट डिप्लोमेसी बोलते हैं, रीजनल डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, सब नेशनल डिप्लोमेसी बोलते हैं। पैरा डिप्लोमेसी क्या होता है, मेक स्पेस फॉर एक्सटर्नल रिलेशन ऑफ सब नेशनल, ये फेडरल जो यूनिट्स होते हैं दैट माइट इंडल्ज देमसेल्फ इन इंटरनेशनल एक्टिविज्म टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट ठीक। जैसे केरला ने अपना इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए वो खुद इंडल्ज हो गई, तो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए था ठीक है। ये क्योंकि देखो कन्वेंशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो फॉल करते हैं एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ सोवरेन नोशन, सोवरेन नेशन स्टेट्स एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है ना कि स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्रिटिसाइज किया केरला गवर्नमेंट को फॉर अपॉइंटिंग एक्सटर्नल कोऑपरेशन ऑफिशियल्स ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट इंक्लूड इनटू मैटर्स दैट आर बियॉन्ड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिडिक्शन, तो स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन के बाहर था, वो अपॉइंट नहीं कर सकती थी बाहर किसी जो है एक्सटर्नल कोऑपरेशन ऑफिशियल, ये सब सारी चीज़ें ठीक। ध्यान देंगे यूनियन लिस्ट हमारे यहाँ 7वां शेड्यूल जो है ना, 7 शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट है, उसमें क्लियरली बोला गया है कि फॉरेन अफेयर्स एंड ऑल मैटर्स विच ब्रिंग द यूनियन इनटू रिलेशन विद एनी फॉरेन कंट्री सोल प्रेरोगेटिव है यूनियन गवर्नमेंट का। मतलब कोई भी मैटर, कोई भी फॉरेन जो अफेयर्स या और जो भी मैटर्स हैं इन रिलेशन विद एनी फॉरेन कंट्री ठीक है, जिसमें यूनियन का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको यूनियन गवर्नमेंट ही डील करेगी, याद रखना स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी ठीक। यूनियन यूपीएससी के रिलेटेड क्वेश्चन आया, ये आया टॉपिक, तो इसमें क्या है क्वेश्चन, तो यूपीएससी से रिलेटेड ये आया हुआ है कि यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 315 टू 323 इन पार्ट 14। यूपीएससी एक वॉच डॉग है, मतलब ये वॉच डॉग मेरिट सिस्टम को रिकॉग्नाइज करती है। यूपीएससी क्वालिफिकेशन अगर देखें मेंबर्स का तो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें सिर्फ ये मेंशन है कि 50% जो मेंबर्स होंगे वो 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आइदर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट जो है गवर्नमेंट के जॉब में ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ यूपीएससी में मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लेफ्ट कर दिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा स्ट्रेंथ। उसके साथ साथ इसमें अब देखेंगे तो रिकमेंडेशन जो होती है, ये यूपीएससी अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट करता है हर साल प्रेसिडेंट को ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होता है, वो दोनों हाउस के सामने रखता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यूपीएससी जो है वो किसके अंदर आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी किस जो है मिनिस्ट्री के अंदर आता है या किस बॉडी के अंदर आता है, तो यूपीएससी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंदर आता है ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
यूपीएससी चेयरमैन के बारे में देख लें तो यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑथराइज करती है प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स। ठीक, यूपीएससी का जो चेयरमैन है अपॉइंटेड, लाइक यूपीएससी इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन, जो 6 साल, देखिए याद रखना है चेयरमैन एंड मेंबर्स जो होते हैं यूपीएससी 6 ईयर और अंटिल दे अटेन द 65, मतलब 6 और 65 होता है इनका टर्म। ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये भी याद रखें कि एलिजिबल नहीं होता है यूपीएससी के चेयरमैन, फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूपीएससी कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर ऑन द ग्राउंड्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये याद रखेंगे। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी फॉर मिसबिहेवियर के रूप में भी हटाया जा सकता है। ट्राई ट्राई स्टैट्यूटरी बॉडी है जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, और अंडर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया। ट्राई इज कम्पोज ऑफ चेयरपर्सन और इसमें नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं, और टेन्योर इनका 3 साल होता है अंटिल दे अटेन ऑफ 65, मतलब 3 और 65 इनका होता है। ठीक, 3 साल। हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है। ठीक, याद रखेंगे। अच्छा, ट्राई टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है, जहाँ पे जो टेलीकॉम से रिलेटेड, जैसे सपोज करो कोई भी वोडाफोन आइडिया इन पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो इस ट्रिब्यूनल में जो है वो आएंगे और फाइट करेंगे। चेयरपर्सन जो है शुड बी और शुड हैव बीन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जो चेयरपर्सन होगा टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल का, वो जज या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का। ठीक है, और इट इज कम्पोज ऑफ चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, ये स्टेटरी बॉडी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। इसका काम ही एक प्रमोट करना वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ठीक, ये हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में होगा। चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो होगा। चेयरपर्सन जो है वो एक्स ऑफिशियो इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो चेयरपर्सन है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, वो चेयरपर्सन है सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट का। ठीक, जो मिनिस्टर होता है। एक ध्यान रखेंगे कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ट्रांसजेंडर पीपल को थर्ड जेंडर है। ठीक, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये 1997 में आया था, जॉइंटली जो है बाई डेवलप्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनजीओ है। याद रखना कि ये गवर्न की जाती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ये बात है, चेयरमैन जो होता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो अपॉइंट करती है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करती है। याद रखना, प्राइम मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्वराज रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस करती है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है ना कि विकसित एम डेवलप्ड इंडिया को अचीव करने के लिए ये जो है फ्रेमवर्क लाती है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, ये ये भी एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और इट वाज सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक, इसमें याद रखेंगे 49% जो शेयर होता है वो गवर्नमेंट का होता है, 51% कैपिटल शेयर होता है प्राइवेट सेक्टर का। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल, ये जो है नॉट फॉर प्रॉफिट, ये भी है, नॉन स्टेचुरी है, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अंडर एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आती है। ठीक, हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल, स्किल से रिलेटेड तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नाइस। नाइस एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, R&D करती है इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्वर्टेड सोलर एनर्जी जो सेंटर है टू नाइस टू हेल्प मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी विद नेशनल सोलर मिशन इन 2013। हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव में, हरियाणा, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइस हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा। विलेज डिफेंस गार्ड क्या होते हैं? ये फर्स्ट टाइम 1995 में स्टार्ट किया गया था टू ऑर्गेनाइज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर आर्म सिविलियंस हैं इन द आइडेंटिफाइड विलेजेस अलोंग द बॉर्डर्स एंड इन डेप्थ एरियाज ऑफ जम्मू डिवीजन। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF. NIRF was launched in 2015 by the Ministry of Education. The first edition of NIRF came in 2016। तो इसमें रैंकिंग होती है, और याद रखें 2014 में IIT मद्रास, 2024 में खासकर 2024 में IIT मद्रास द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन कंट्री फॉर 6 टाइम। इसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नेंस एक आया टॉपिक। गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस मीट्स एनुअली, हर साल मिलता है, मीट करती है। ईच मीटिंग एक्सटेंडिंग फॉर 2 days। द कॉन्फ्रेंस इज चेयर्ड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयर करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको चेयर करता है। द एजेंडा ऑफ द कॉन्फ्रेंस कंसिस्ट ऑफ आइटम सजेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज दोज सेंड बाय द इंडिविजुअल गवर्नर्स। ठीक, तो याद रखना कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर कौन चेयर करता है? प्रेसिडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।